आदाब, नमस्कार। अपने पिछले किसी वीडियो में मैंने जिक्र किया था किसी न्यूज़ एंकर का इंटरव्यू सुनने के बाद कि अब लगता है कि जर्नलिज्म में भी खबरें उसी तरह अपनी कल्पना से गढ़ी जाती हैं जैसे हम लोग एडवर्टाइजिंग तैयार करते हैं, क्योंकि वहाँ उस न्यूज़ एंकर ने यही कहा था कि आजकल आपको खबरें वही सुनानी होती हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। अगर आप वैसी खबरें नहीं सुनाएंगे तो आपको टीआरपीज़ नहीं मिलेंगी, टीआरपीज़ नहीं मिलेंगी तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। इसको सुनकर किसी ने कमेंट किया मेरे वीडियो पर कि अब एडवर्टाइजिंग और जर्नलिज्म दोनों जगह मस्खरे हैं। एडवर्टाइजिंग में देश प्रेम बेचा जा रहा है और जर्नलिज्म में नफरत। मैं थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ इस राय से, क्योंकि सारे देश के लिए ये कह देना शायद सही ना हो, क्योंकि भारत एक अजीम महान देश होने के साथ साथ काफ़ी विशाल देश है, बड़ा देश है। हम जो राय बना रहे हैं वो अंग्रेज़ी और हिंदी को देखकर बना रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ी और हिंदी के अलावा इस देश में और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, रहन सहन के अलग अलग ढंग हैं। जैसा कि मेरे एडवर्टाइजिंग के जो गुरु रहे, 4 लोगों को मैं अपना गुरु मानता हूँ। एक जनाब अयाज पीर भाई साहब, दूसरे मौलवी मनोहर स्वरूप साहब, तीसरे महेश शर्मा साहब और चौथे के कुरियन साहब। लारी को मैं गुरु और दोस्त दोनों मानता हूं, इसलिए उसे सिर्फ गुरु नहीं कह सकता। महेश शर्मा जी ने मुझे कहीं सिखाया था कि बेटा, ये देश एक देश नहीं है, बल्कि इसमें कई देश समाये हुए हैं। तुम यूं देख लो कि अगर पंजाब में हो आप तो वहाँ की आपको बोलचाल अलग मिलेगी, वहाँ का रहन सहन आपको अलग मिलेगा, वहाँ का खाना आपको अलग मिलेगा, वहाँ का पहनावा अलग मिलेगा आपको, वहाँ का मौसम अलग होगा। और अगर आप तमिलनाडु चले जाएं तो तमिलनाडु में पंजाब जैसी शायद ही कोई चीज़ नज़र आए, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे खान पान हो, चाहे मौसम हो, चाहे भाषा हो। उसी तरह
अगर आप महाराष्ट्र में और आप उत्तर प्रदेश चले जाते हैं तो एक बार फिर रहन सहन बदलता है, भाषा बदलती है, मौसम बदलता है कुछ हद तक। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी आपको समानताएं मिलेंगी, लेकिन थोड़ी कम होंगी। आप कलकत्ता या वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और कश्मीर को देख लें। भारत एक अकेला ऐसा देश है इस धरती पर जहां आपको दुनिया का हर मौसम मिलता है। भारत में ऐसे इलाके हैं जहां बर्फबारी होती है, तो ऐसे इलाके भी हैं जहां बेतहाशा गर्मी पड़ती है। तो अलग अलग देश जो हैं वो अपने अलग अलग मौसमों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमारा अपना एक देश है जिसमें दुनिया का हर मौसम समाया हुआ है। इसलिए चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, हमारा काम दूसरे देशों से ज़्यादा मुश्किल होता है, ख़ासतौर से एडवर्टाइजिंग के लिए। मैं कहता हूं कि भारत में जो बंदा एडवर्टाइजिंग क्रिएट कर रहा है वो उस बंदे से कहीं महान है जो अमेरिका में एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल हैं। आप पूछेंगे क्यों? तो मेरा जवाब ये है कि अमेरिका में या अमेरिका में, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, आपको विज्ञापन कैंपेन एक ही भाषा में बनानी होती है, जो है अंग्रेजी। आपके सितारे, सेलिब्रिटीज एक ही होते हैं, आपको कोई ख़ास मुश्किल नहीं होती। लेकिन जब आप भारत आते हैं तो भारत में जो लोग एडवर्टाइजिंग क्रिएट करते हैं उनका काम कम से कम 14 गुना मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक भाषा का प्रयोग कर ही नहीं सकते, एक ज़बान का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। सिर्फ अंग्रेजी में करेंगे तो भी कुछ ही लोगों तक पहुंच पाएंगे। हालांकि मेरे कथाकथन में, मेरी जो मुहिम है उसमें मैं ये बताता रहता हूँ कि धीरे धीरे अंग्रेज़ी छाती जा रही है हमारे देश में भी, और एक दिन वो आएगा जब हम सब लगभग अंग्रेज़ी ही बोल रहे होंगे, अंग्रेज़ी ही ओढ़ रहे होंगे, अंग्रेज़ी ही पहन रहे होंगे। लेकिन आज भी हमारे पास कम से कम 14 भाषाएं होती हैं जिनमें हमें सोचना पड़ता है। अब अलग अलग रहन सहन, अलग अलग मौसम, अलग अलग खाने पीने के तरीकों की वजह से हम अक्सर एक दूसरे किसी हद तक कटे रहते हैं। हमारे कॉमन सेलिब्रिटीज़ क्या हैं? किसी हद तक क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी भारत के,
हिंदी फिल्मों के कुछ सितारे, जो मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर आप तमिलनाडु चले जाएं तो वहाँ रजनीकांत, कमल हासन और कई बड़े फिल्मी सितारे हैं जो हमारे फिल्मी सितारों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। साउथ के किसी भी रीजन में आप चले जाइए तो कुछ फिल्मी सितारों और कुछ क्रिकेट के खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास बचता क्या है। इसलिए जब हम कैंपेन सोचते हैं तो हमें ये समझना होता है कि अगर इसे हम हिंदी या अंग्रेजी में कंसीव कर रहे हैं तो इसका अडेप्टेशन अलग अलग भाषाओं में, चाहे वो तमिल हो, कन्नड़ा हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, उड़िया हो, बंगाली हो, फहरिस्त लंबी है। कैसे होगा? इसके अलावा एक चीज़ जो हम सब में मिलती जुलती है, कॉमन है, वो ये है कि हम एक अनूठा देश है। ये सब हमने सीखा एडवर्टाइजिंग अच्छी तरह क्रिएट करने का ढंग सीखने के लिए। आप देख रहे होंगे कि मेरी भाषा जो है, जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लगभग इंग्लिश है। वो इंग्लिश इसलिए है क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो बहुत शुद्ध हिंदी भी नहीं समझ पाती और बहुत शुद्ध उर्दू भी नहीं समझ पाती। क्योंकि अंग्रेजी हम पर थोड़ी सी ज़्यादा छाई हुई है। तो अनूठे देश होने का जो उदाहरण होना चाहिए, मिसालें होनी चाहिए, वो जो मैंने सीखी वो कुछ यूँ थी कि कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ भारत देश में ही हो सकती हैं। हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी कर गए हैं, तरक्की भी कर गए हैं और हम बड़ी हद तक अपनी जड़ों से भी जुड़े हुए हैं। जैसे भारत शायद अकेला देश होगा जहाँ पर आप महंगी से महंगी मोटर कार खरीद लें, 70 लाख की, 80 लाख की, 1 करोड़ की। अगर उसे चलाने सड़क पे निकलेंगे तो आपको अक्सर और बेशतर सड़क पर बैठा हुआ कोई जानवर मिलेगा जो आपका रास्ता रोक रहा होगा और आपको या तो उसके आसपास से होकर गुजरना पड़ेगा, और अगर सड़क पतली हुई, संकरी हुई, नैरो हुई तो आपको उतरकर उस जानवर को वहाँ से उठाकर एक तरफ हाँकने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अक्सर होता है और मुझे लगता है ये शायद मेरे ही देश में होता है। जब हमारे देश में पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था और थर्ड जनरेशन मिसाइल लॉन्च किया गया था तो वो श्रीहरिकोटा में किया गया था। और श्रीहरिकोटा में उसके जो पार्ट्स थे
वो बैलगाड़ी पर रखकर रिसर्च सेंटर तक पहुंचाए गए थे। अब ये और किस देश में हो सकता है कि आप थर्ड जनरेशन मिसाइल या एक सैटेलाइट के पार्ट्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बैलगाड़ी हो। अब तो खैर हम और तरक्की कर गए हैं, प्रोग्रेस कर गए हैं। अब शायद श्रीहरिकोटा में ज़्यादातर किसान ट्रैक्टर पर हुआ करते होंगे, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ एक कोई ना कोई भी बाकी होगा जो बैलगाड़ी का इस्तेमाल करता होगा। तीसरी सबसे अनूठी चीज जो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती वो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। आपको पूरी दुनिया में कहीं भी डेमोक्रेटिक ढंग से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, मुझे तो नहीं लगता। हमारा एक अपना एक ही देश है जहां यह संभव है, मुमकिन है। तो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अब जब हम एडवर्टाइजिंग क्रिएट करने की बात करते हैं तो हम लोगों को कंज्यूमर्स के बर्ताव का, बिहेवियर का एनालिसिस करना होता है। कंज्यूमर के रूप भारत में लगातार बदलते रहे हैं और कंज्यूमर्स के लगातार बदलते हुए इन सारे रूपों को अगर आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आपको हिंदी फिल्में देखनी चाहिए। एक ज़माना था जब लोग हम पर हंसते थे, हिंदी फिल्में देखते हो, हाउ डाउन मार्केट। न सिर्फ हिंदी फिल्में बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, आसमीज, उड़िया, बांग्ला आपको फिल्में देखनी चाहिए भारत की, क्योंकि फिल्में बड़ी खूबी से समाज के बदलते हुए रंग को पकड़ती हैं और आपको बताती चलती हैं कि आज का समाज कैसा है। वक्त मिले तो 1950 और 1960 की फिल्में देखिएगा। उसमें जो मर्द हुआ करते थे वो बेचारे बहुत ईमानदार, मेहनत से काम करने वाले, शरीफ, जैसे उनसे शरीफ दुनिया में और कोई नहीं, और बड़े किफ़ायत शौर, इकोनॉमी पे ध्यान देने वाले। जब तक एक जूता है आपके पास, जब तक वो घिस नहीं गया है, फट नहीं गया है, आपको दूसरे जूते की ज़रूरत क्या है। जब तक आपके पास एक घड़ी है, जब तक वो बार बार मरम्मत कराने के बावजूद काम करना बंद ना कर दे, तब तक आपको नई घड़ी खरीदने की ज़रूरत क्या है। आपके पास 3 जोड़ी 2 जोड़ी कपड़े हैं, तो जब तक वो कपड़े फट नहीं जाते हैं या ख़राब नहीं हो जाते हैं, या फिर आपको दिवाली, होली, ईद वगैरह जैसे त्योहारों पर कपड़े बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप यूँ चला करते थे। उसमें जो आपकी औरतें हुआ करती थीं
वो बेचारी बड़ी घरेलू और सबके लिए हर तरह की कुर्बानी देने वाली औरतें हुआ करती थीं, जो अपने शौहर यानी पति, बच्चों को खाना खिलाने के बाद, सास ससुर को भी खाना खिलाने के बाद, देवर ननद को भी खाना खिलाने के बाद जो कुछ बच रहता था रूखा सूखा खा लिया करती थी, लेकिन कभी एक शब्द शिकायत का अपने ज़बान पे नहीं लाया करती थी। अगर साड़ी पहने होती थी तो पल्लू अक्सर सर पर हुआ करता था, अगर सलवार कमीज पहने होती थी तो दुपट्टा बाकायदा सीने को ढांके हुए होता था। बच्चे जो होते थे वो चॉकलेट बच्चे हुआ करते थे, बेहद शरीफ बच्चे, कोई शरारत नहीं, माँ बाप की हर बात मानने वाले, बिल्कुल भी तंग न करने वाले बच्चे। शायद समाज पूरी तरह तो नहीं, लेकिन बड़ी हद तक उस तरह रहा होगा। लेकिन 1970 के दशक की फिल्में अगर आप देखना शुरू करें, जैसे 1950 और 60 में पारिवारिक फिल्में ज़्यादा बना करती थी, जिनमें घर की यानी कि माँ बाप, भाई बहन, देवर नंद, सास ससुर, बहू, ऐसी कहानियां हुआ करती थी। ऐसी एक कहानी 1970 के दशक के शुरू में बनी थी, शायद 71 या 72 में या 70 में आसपास, मुझे याद नहीं आ रहा है। फिल्म का नाम था दो रास्ते, जिसमें आपको राजेश खन्ना नजर आए थे। अब देखिए, वहां से वो समाज जो है बदलना शुरू हुआ था। मुमताज के सीने पे दुपट्टा नहीं हुआ करता था, दुपट्टा उनकी गर्दन में हुआ करता था। राजेश खन्ना वो शरीफ भाई नहीं थे, शरीफ थे लेकिन वैसे नहीं थे कि भाई का हर हुक्म मान लिया, बागी भी हो जाते थे, लड़ भी लेते थे। तो वहां से आपको समाज का बदलना जो नजर आता है, अगर आप आगे बढ़ते जाएं तो औरतों का और ज्यादा आजाद होते जाना, शौहर और बीवी का ये मान लेना कि घर की जिम्मेदारी हम दोनों की जिम्मेदारी है, बच्चों का थोड़ा ज़्यादा बदमाश हो जाना, शरारतें करना। यकीन मानिए, अगर आप फिल्में गौर से देखेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आती रहेंगी। अब अगर आप आजकल की फिल्में देख लें और उसके बाद एक नज़र अपने समाज पर डाल लें, तो आपको आज की जो बीवी है, आज के जो हस्बैंड है, आज के जो बच्चे हैं, आज की जो गर्लफ्रेंड है, आजकल के जो बॉयफ्रेंड्स हैं, उनका फ़र्क आपको साफ साफ समझ आ जाएगा। क्योंकि फिल्में समाज की अक्कासी करती हैं, समाज का आईना होती हैं। फिल्मों में कोई भी चीज़ बहुत बाहर से नहीं लाई जाती है। जो भी लिखने वाले होते हैं, फिल्में बनाने वाले होते हैं, वो अपने आसपास देखकर ही वो कहानियां चुनते हैं। आप सोचिए, अगर कोई वैसी फिल्में बनाने लगे जैसी 1950 और 60 के दशक में बनती थी, तो आप तो शायद
वो फिल्में 3 या 4 मिनट से ज़्यादा देख भी ना पाए। वो फिल्में जिन्होंने करोड़ों का बिजनेस किया, जो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लैटिनम जुबली हुआ करती थी उस ज़माने में। तो अगर आपको आज का समाज समझना है तो आज की फिल्में देखिए। बस इतना ही आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, निवेदन है कि प्रोपेगेंडा फिल्में ना देखें। वो फिल्में देखें जो ईमानदारी से आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई हैं। वो फिल्में आपको असली समाज से रूबरू कराएंगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊंगा। कोशिश करूंगा कि आज से बेहतर आपसे कुछ बात करने की कोशिश करूं। मैं तो कुछ लिखकर आता नहीं हूं, कैमरा लगाकर बैठ जाता हूं, दिमाग की खिड़की खोल लेता हूं, फिर उन खिड़कियों में से होके जो जो यादें गुजरने लगती हैं उनका जिक्र आपसे कर देता हूं। तो कहते हैं, एक शेर है उर्दू का कि अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आदाब।